जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मानस कोचिंग सेंटर नवाबगंज में। यह बेसिक नॉलेज सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग तारों के जन्म के बारे में जानेंगे। तो इन बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जाना था। जिसमें अंतिम में ये जाना था कि एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी थी जिसमें एलियम नामक प्रीमोर्डियल मटेरियल भरा हुआ था। उसमें महाभयंकर विस्फोट हुआ, बिग बैंग नामक विस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में बहुत दूर तक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी का एलियम बहुत ज़्यादा तेजी गति से फैला और जितनी दूर तक वह पदार्थ फैला उस पूरे क्षेत्र को कह दिया गया ब्रह्मांड। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। उस ब्रह्मांड के जन्म के बाद लगभग 1.5 अरब वर्ष तक कुछ नहीं हुआ। 1.5 अरब वर्षों तक कुछ हो ही नहीं पाया और ऐसे ही संसार में सब तरंगे वेव फैलती चली गई। सारा संसार अंधकार में अब भी था। केवल 2 ही प्रकार की वेव और तरंगे ही थी। इसके अलावा वहाँ पर कहीं कुछ नहीं था। क्या बदलाव आता है? लगभग 1.5 अरब वर्ष बाद तापमान में कुछ गिरावट आती है, कुछ कमी आती है और तापमान पहुँच जाता है 1 अरब डिग्री सेल्सियस। अब सोचो जरा, 1 अरब डिग्री सेल्सियस तापमान पर वह ब्रह्मांड किस रूप में होगा, किस अवस्था में होगा? इसकी कल्पना इसी बात से लगाई जा सकती है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी अदृश्य बन जाता है, 2200 डिग्री सेल्सियस पर पत्थर अदृश्य हो जाता है। 2200 डिग्री सेल्सियस पत्थर का तापमान हो जाएगा तो अदृश्य हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा वो। अगर 2700-2800 डिग्री सेल्सियस तापमान कर दिया जाए तो कोई भी लोहा हो वो भाप बन करके पिघल करके भाप बन करके उड़ जाएगा। अगर इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कोई ताप सह पाने वाला पदार्थ है तो वह है टैंटेलम हाफनियम कार्बाइड। टैंटेलम हाफनियम कार्बाइड जो है वो मात्र 5200 डिग्री सेल्सियस तापमान सह सकता है। इससे ज्यादा तापमान हुआ तो वो भी भाप बन के अदृश्य हो जाएगा। तो पृथ्वी पर कोई ऐसा पदार्थ ही नहीं है जो 5200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान सह सके। और ब्रह्मांड में उस समय 1 खरब डिग्री सेल्सियस तापमान था। उस समय कोई पदार्थ किस अवस्था में रहा होगा? केवल भयंकर महाभयंकर गर्मी ही थी और वेव और तरंगों के रूप में पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में सनसना रहा था। उस समय क्या हो रहा था? उस समय एक प्रकार की घटना 1.5 अरब वर्ष बाद एक प्रकार की घटना और घटी ब्रह्मांड में, और वह थी एक पॉजिटिव कण के चारों तरफ एक निगेटिव कण का घूमना। इस प्रकार की प्रक्रिया होने लगी। इस पूरे क्षेत्र या कहो या इस पूरे 2 कणों के सम्मिलित रूप को कह दिया गया परमाणु। ये कौन सा परमाणु है? एक प्रोटॉन के चारों तरफ पॉजिटिव कण के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन अर्थात निगेटिव कण उसकी परिक्रमा कर रहा हो, ऐसे पार्टिकल्स को नाम दे दिया गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नाम कैसे पड़ा? हाइड्रोजन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ग्रीक भाषा में सूर्य को हेलियो भी कहते हैं और हाइड्रा भी कहते हैं। तो हाइड्रा में जो चीज सबसे ज्यादा है उसका नाम हाइड्रोजन रख दिया। हाइड्रा में जो चीज सबसे ज्यादा है उसका नाम हाइड्रोजन हो गया। तो इस प्रकार से इस पार्टिकल्स का, दोनों पार्टिकल्स के सम्मिलित रूप का नाम हो गया हाइड्रोजन और इसका नाम हो गया हाइड्रोजन परमाणु। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु का जन्म पूरे ब्रह्मांड में हर जगह हो रहा था। हाइड्रोजन गैस ही चारों तरफ बन रही थी। हाइड्रोजन गैस बनी तो कुछ तापमान धीरे धीरे जब गिरावट होने लगी, तापमान में कुछ कमी आई तो कुछ जगहों पर तापमान और ज्यादा गिरा, जिस कारण से ये गैसें इकट्ठा होने लगी। और जब गैसें इकट्ठा होने लगी तो इसका नाम हो गया ग्रुप ऑफ रियर गैस। क्या नाम हो गया इसका? हाइड्रोजन गैस से जब एक जगह इकट्ठा होने लगी तब इसका नाम हो गया ग्रुप ऑफ रियर गैस। क्या हो रहा था? इसमें हाइड्रोजन गैसों का ग्रुप बन रहा था। क्या? हाइड्रोजन गैसें इकट्ठा हो रही थी। तो हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो रही थी।
जिन जिन जगहों पर, उन उन जगहों को कह दिया गया ग्रुप ऑफ रियर गैस। ग्रुप ऑफ रियर गैस में एक घटना और घटने लगी। वह घटना क्या थी कि उस ग्रुप ऑफ रियर गैस में कुछ जगहों पर गैसें बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई और उसी ग्रुप ऑफ रियर गैस में ही कुछ जगहों पर गैसें विरल हो गई, कुछ जगहों पर गैसें सघन हो गई। जब सघन विरल हो गई तो एक घटना और घट गई। घटना यह थी कि विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गैसें अपने आप दौड़ी। विरल माध्यम में गैसें सघन माध्यम की ओर से गई, तो जब सघन माध्यम से गैसें विरल माध्यम में चली जाएंगी तो सघन माध्यम भी तो गैसें कमी हो जाएगी, जिस कारण से उससे ज्यादा जो सघन था वहां की गैसें इधर की ओर दौड़ी। तो यहाँ की गैसें कम हो गई, जिस कारण से यहाँ की गैसें इधर की ओर दौड़ी। तो जहां से अधिक सरल सघन था वहां से विरल की ओर भागी और फिर विरल से और विरल की ओर, फिर विरल से और विरल की ओर। इस प्रकार से एक इसमें गति उत्पन्न हो गई, जिस गति को कह दिया गया, मतलब बहुत ही बड़ी भयंकर गति उत्पन्न हो गई, जिसका नाम हो गया बवंडर। इतनी बड़ी बवंडर यहाँ उत्पन्न हो गई और इस प्रकार से पूरे नेबुला में जब बवंडर फैल गई तो पूरा नेबुला क्या हो गया, अपने आप बवंडर के रूप में घूम रहा था। इसलिए इसमें एक गति और हो गई, जिस गति का नाम हो गया घूर्णन गति। घूर्णन गति। तो इस प्रकार से किसी नेबुला में किसी ग्रुप ऑफ रियर गैसों में जब घूर्णन गति उत्पन्न हो गई तो इसका नाम पड़ गया नेबुला। इसका नाम हो गया नेबुला। तो ग्रुप ऑफ रियर गैस, उससे अगली अवस्था जब घूर्णन उत्पन्न हो गया, रोटेशन उत्पन्न हो गया, रोटेशन मोशन हो गया, तो इसका नाम पड़ गया नेबुला। रोटेशन मोशन के बाद किसमें, नेबुला में रोटेशन मोशन के बाद एक घटना और घटती है जो इसके घूर्णन गति के कारण ही उत्पन्न हो गई। घूर्णन गति के कारण पार्टिकल्स आपस में टकराने लगे और जब पार्टिकल्स हाइड्रोजन के आपस में टकराने लगे और तापमान इतना ज्यादा था तो यहाँ पर एक प्रकार की अपक्रिया होने लगी, रासायनिक अपक्रिया होने लगी। रासायनिक अपक्रिया क्या होने लगी, इसमें नाभिकीय संलयन की अपक्रिया प्रारंभ हो गई। नाभिकीय संलयन की अपक्रिया होने लगी और नाभिकीय संलयन की अपक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होने लगा, इससे बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा का उत्पादन होने लगा। नाभिकीय संलयन की अपक्रिया के परिणाम स्वरूप ऊर्जा के दो स्वरूपों उत्पन्न हुए, एक प्रकाश और दूसरा ऊष्मा। तो प्रकाश और ऊष्मा बनी। इस जहां पर प्रकाश और ऊष्मा बन रही थी उस पूरे क्षेत्र को बोला गया स्टेलर कोर। क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया स्टेलर कोर। स्टेलर कोर नाम हो गया। जहां पर ये नाभिकीय संलयन की अपक्रिया नहीं हो रही थी, जहां पर नाभिकीय संलयन की अपक्रिया नहीं हो रही थी उस पूरे क्षेत्र को बोला गया स्टेलर जोन। तो इसका नाम हो गया स्टेलर स्टेलर कोर, जहां पर नाभिकीय संलयन की अपक्रिया हो रही थी। स्टेलर जोन, जहां पर गैसें विरल माध्यम में थी, नाभिकीय संलयन की अपक्रिया नहीं हो रही थी। अब नेबुला से के बाद घूर्णन से इतनी ज्यादा परिवर्तन आ गया तो इसका नाम बदल कर क्या हो गया, इसका नाम हो गया स्टेलर नेबुला। अब इसका नाम बदल करके हो गया स्टेलर नेबुला। तो पहले ग्रुप ऑफ रियर गैस, फिर नेबुला, फिर स्टेलर नेबुला। इस प्रकार से क्रमागत चरणों में इसका विकास कहो या बदलाव होता चला आया। ये बदलाव के बाद इसमें एक बदलाव और आता है। वह बदलाव क्या है, वह बदलाव ये है कि कोर, तो बहुत ज्यादा कोर में प्रकार की अपक्रिया और होने लगी। कोर में एक नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण से यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में बीच में एक प्लाज्मा जैसा मटेरियल इकट्ठा होने लगा। प्लाज्मा के जैसा सघन, बहुत ही ज्यादा सघन पदार्थ इकट्ठा होने लगा। कहाँ पर,
इस बीच वाले पोर्शन में एक और अपक्रिया होने लगी जिसका नाम था CNO साइकिल। CNO साइकिल से इसमें दो चीजें उत्पन्न होने लगी, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्वों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया और इसके साथ साथ इसके समस्थानिक और समभारिक जैसे तत्वों का निर्माण होना शुरू हो गया। इसके साथ साथ इसमें जो स्टेलर जोन था, जो बाहरी जो विरल था, उसमें भी बदलाव आ गया। उसमें भी दो प्रकार का जोन और बन गया। एक का नाम हो गया जो अंदर बहुत ज्यादा सघन था और गैसें थी, तो सघन वाले क्षेत्र को बोल दिया गया इनर स्फीयर। और जो विरल माध्यम था, विरल वाले गैसों के समूह को, इसका नाम हो गया आउटर स्फीयर। तो इस प्रकार से इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर जैसी लेयरें या परतें कहिए तो और बन गई। तो इनर CNO साइकिल की अपक्रिया होने लगी, नाभिकीय संलयन की अपक्रिया तो हो ही रही थी और बीच वाले क्षेत्र का नाम हो गया प्रोटोजोन। इसका नाम हो गया प्रोटोकोर। तो इस वाले बीच वाले क्षेत्र का नाम हो गया प्रोटोकोर। उसके बाहर जो ज्यादा विसघन था उसका नाम था इनर स्फीयर और जो उससे ज्यादा विरल था उसका नाम हो गया आउटर स्फीयर। तो जो सबसे ज्यादा सघन, जिसमें प्लाज्मा की अवस्था में पाया जाने लगा, जहां पर नाभिकीय संलयन और CNO साइकिल जैसी अपक्रिया हो रही थी, उसको प्रोटोकोर कहा गया। प्रोटोकोर के बाद जो थोड़ा सघन माध्यम था, इस माध्यम का नाम पड़ गया इनर स्फीयर और उससे ज्यादा जो विरल था उसका नाम पड़ गया आउटर स्फीयर। और प्रोटोकोर में दो प्रकार की क्रियाएं हो रही थी। एक नाभिकीय संलयन की अपक्रिया, एक CNO साइकिल की अपक्रिया। इस पिंड का नाम पड़ जाता है प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार में क्या बदलाव आता है, एक प्रकार की अपक्रिया और होना प्रारंभ हो जाती है। तो अब जो कोर वाला क्षेत्र है, बीच वाला सघन क्षेत्र है, इसमें अब किसी भी प्रकार की अपक्रिया नहीं हो रही होती है और जितना भी मटेरियल नाभिकीय संलयन और CNO साइकिल के द्वारा बनता है वो इसमें आकर के एक प्लाज्मा के रूप में, बहुत ही तरल प्लाज्मा के रूप में, गैसेस के रूप में आकर के सघन, बहुत ही ज्यादा सघनता के साथ इकट्ठा हो जाता है। और इसके साथ साथ इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण से इसके जो छोटा बाहर वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो नाभिकीय संलयन की अपक्रिया हो रही होती है, CNO साइकिल की अपक्रिया हो रही होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ज्यादा मात्रा में वेव और तमाम प्रकार की रेडिएशन, इसके अलावा इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा के उत्पादन के रूप में प्रकाश तरंग और इसके साथ साथ ऊष्मा बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न हो रही थी। इस जोन का नाम दे दिया गया रेडिएटिव जोन। तो इसका नाम हो गया रेडिएटिव जोन। और इसके जो बीच वाला जोन था, बीच वाला क्षेत्र था, इसको कह दिया गया कोर जोन। इसका नाम हो गया कोर जोन। इसके बाद रेडिएटिव जोन में बहुत बड़ी मात्रा में रेडिएशन उत्पन्न हो रही थी, बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। इस ऊष्मा और रेडिएशन को बहुत ज्यादा हद मात्रा में कोर जोन अपनी ओर खींच ले रहा था, जिसका द्रव्यमान बिल्कुल भी कम था, उसको सिर्फ आगे भेजा जाता था। तो रेडिएटिव जोन से बहुत बड़ी मात्रा में रेडिएशन अंदर खिंच जाती थी, कुछ मात्रा में प्रकाश और जो और रेडिएशन थी वो बाहर आ जाती थी। इस क्षेत्र में थोड़ा गैसों की विरलता थी और
गैसें थोड़ा कन्वर्ट होने लगी, रेडिएशन कन्वर्ट होने लगा, रेडिएशन की मात्रा कम आने लगी, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को बोल दिया गया कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन, कन्वेक्शन जोन के बाहर जो बहुत बड़ी मात्रा में क्या उत्पन्न हो रहा था, प्रकाश। सबसे ज्यादा प्रकाश अगर किसी क्षेत्र में था तारे के, तो वह था उसके कन्वेक्शन जोन के बाहर वाले कई लाख किलोमीटर वाले क्षेत्र में, जिसका नाम था फोटोस्फीयर। इसका नाम पड़ गया फोटोस्फीयर। इस वाले क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश होता है, और इसके बाहर जिस परत से हम लोग किसी तारे के रंग और रूप को समझ पाते हैं, इस पूरे क्षेत्र को बोल दिया गया क्रोमोस्फीयर। तो सबसे बाहरी जो क्षेत्र था किसी तारे का, वह है क्रोमोस्फीयर। जो प्रोटोस्टार था उसमें कुल मिलाकर के 3 लेयर थी, एक आउटर स्फीयर, इनर स्फीयर और प्रोटोकोर। प्रोटोकोर था, इसमें हो गया कोर जोन। कोर जोन के अलावा इसके बाहर जो क्षेत्र था वो था रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन के बाद कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन के बाद जो परत थी वो थी फोटोस्फीयर, और फोटोस्फीयर के बाद जिससे हम किसी तारे के कलर के बारे में जानकारी होती है वो हो जाता है उसका क्रोमोस्फीयर। तो सबसे अंदर कोर जोन, कोर जोन के बाद रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन के बाद कन्वेक्शन जोन, और कन्वेक्शन जोन के बाद फोटोस्फीयर, और फोटोस्फीयर के बाद क्रोमोस्फीयर। तो इस प्रकार से इस अंतरिक्षीय पिंड का नाम हो गया स्टार। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना किसी अंतरिक्षीय पिंड का निर्माण कैसे कितने कितने चरणों में होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना था कि हाइड्रोजन गैसों के इकट्ठा हो जाने से उसका जो रूप बदल जाता है, ग्रुप ऑफ गैसें इकट्ठा हो जाती हैं, उसको कह दिया गया ग्रुप ऑफ रेयर गैसेस। ग्रुप ऑफ रेयर गैसेस जब उसमें घूर्णन उत्पन्न हो जाता है तब उसका नाम हो जाता है नेबुला। जब इस नेबुला में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होना शुरू हो जाती है और उसमें 2 क्षेत्र बन जाता है। एक क्षेत्र बीच वाला क्षेत्र जिसका नाम होता है स्टेलर जोन, उसके किनारे जो गैसें विरल माध्यम में होती हैं उसका नाम होता है स्टेलर कोर। स्टेलर जोन बाहर वाले क्षेत्र को, स्टेलर कोर अंदर वाले क्षेत्र को बोला जाता है। इसका नाम हो गया स्टेलर नेबुला। तो नेबुला से बना स्टेलर नेबुला, स्टेलर नेबुला से बनेगा प्रोटोस्टार, और प्रोटोस्टार से स्टार बनता है। और इस प्रकार से एक जन्म हो जाता है एक तारे का। कितने 5 चरणों में, 5 अवस्थाओं में एक पूर्ण तारा बन करके सामने आ जाता है अंतरिक्षीय पिंड के रूप में। सॉरी, इसमें एक चीज हमने और जो है थोड़ा ध्यान देना था कि इसमें 3 प्रकार की अपक्रियाएं हो रही हैं। किसी तारे में मुख्य रूप से 3 प्रकार की अपक्रिया होती है। पहली अपक्रिया तो नाभिकीय संलयन होती है, दूसरी अपक्रिया होती है CNO साइकिल की, और तीसरी अपक्रिया होती है जिसका नाम है, तीसरी अपक्रिया जो होती है उसका नाम है न्यूक्लियर सिंथेसिस का। तो न्यूक्लियर सिंथेसिस मुख्य रूप से तारे में 3 प्रकार की अपक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन और CNO साइकिल, न्यूक्लियोसिंथेसिस। तो 3 प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं किसी तारे के अंदर होती हैं। इन सभी बातों को हम लोगों ने जाना। जो न्यूक्लियर सिंथेसिस की प्रक्रिया है इसमें तत्वों का निर्माण होता है। CNO साइकिल में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इसके तमाम प्रकार के समस्थानिक और समभारिक का निर्माण होता है। इन तत्वों का भी निर्माण होता है, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। इसके अलावा इनके समस्थानिक और समभारिक का भी निर्माण होता है CNO साइकिल में। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हो रहा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा होता है और हीलियम फिर से नाइट्रोजन में बदल रहा होता है। तो इस प्रकार से नाभिक का विखंडन भी होता है और नाभिक का संलयन भी होता है, इसलिए इसको नाभिकीय संलयन की अपक्रिया कहते हैं। नाभिक का बनना और नाभिक का बिगड़ना दोनों प्रकार की अपक्रियाएं नाभिकीय संलयन के अंतर्गत होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत भयंकर, बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश
और ऊष्मा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम तारे की परिभाषा क्या दे सकते हैं? तारे की परिभाषा दे सकते हैं वह अंतरिक्षीय पिंड जिसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा के दो स्वरूप प्रकाश और ऊष्मा का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता हो या निर्माण होता हो, ऐसे अंतरिक्षीय पिंड को हम तारा कहेंगे। ठीक है, तारे की संज्ञा देंगे या तारा कहेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने तारे के जन्म के बारे में तमाम सारी बातें जानी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों अरबों तारे बने, ये सभी तारे एक ही समान थे कि इनमें कुछ भिन्नता थी, और भिन्नता थी तो उसके आधार पर हम कितने रूपों में कितने भागों में बांट सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तारों के प्रकार को जानेंगे और यह भी जानेंगे कि हमारा जो सूर्य है ये भी तो एक तारा है, तो यह किस कैटेगरी में आता है। इस सभी बातों को हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, मेरे साथ इन तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।